हेलो जी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज डिस्कशन करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 2 मैथ और साइंस में पूछा गया जो क्वेश्चन था, उसी के मैथ्स के 40 क्वेश्चन का डिस्कशन होने वाला है। आपके स्क्रीन पर जो है सो पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा कि वह एकल वाटा ज्ञात कीजिए जो 20% और 10% के दो क्रमागत बट्टों के समतुल्य हो। तो इस तरह से जो आपके स्क्रीन पर कुल 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और प्रत्येक क्वेश्चन में जो है सो सभी ऑप्शन के साथ साथ आपको जो है सॉल्यूशन भी दिया जाएगा कि इसका जो है सो ये आंसर है, तो ये आंसर जो है सो किस लिए होगा। तो कोशिश करते हैं कि कम समय में जो है 40 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया जाए आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपके पास एक फार्मूला आता है। उस फार्मूला को यदि आप याद कर लीजिएगा, यदि आप अपने नोट्सबुक में नोट कर लीजिए कहीं पर, तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में आपको आसानी होगी। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिए, क्रमिक छूट जो है इसको जो है सॉल्व करने का एक फार्मूला आता है x + y - x × y/100। x और y जो है जो पहली और दूसरी छूट है, यहाँ पर ये पहली दूसरी छूट आपके पास दिया हुआ है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कि 20% + 10% और इसका मल्टीप्लिकेशन, तो ये 30 आ जाएगा और 20 और 10 का मल्टीप्लिकेशन जब गुना करेंगे तो 200 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 100, 30 - 2 यानी कि 28। इसलिए आपका ऑप्शन जो है सो सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक निश्चित प्रयोग में जीवाणुओं की संख्या 2.5% प्रति घंटा की दर से बढ़ रही थी। प्रारंभ में यह संख्या इतनी थी, तो 2 घंटे के अंत में जीवाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के ये सारा क्वेश्चन जितना भी अभी 40 क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं, कोई भी क्वेश्चन जो है हाइपोथेटिकल नहीं था। सभी क्वेश्चन जो है आपको फार्मूला बेस्ड था। यदि आपको फार्मूला याद रहता तो मेरे हिसाब से 40 में से 35 क्वेश्चन कोई भी विद्यार्थी कर पाता। जो पहले यदि आपको फार्मूला का ज्ञात होगा तो मेरे बनाने से पहले ही आप इसका आंसर खोज लीजिएगा। हाँ, थोड़ा कैलकुलेशन था, ये हम मान सकते हैं, लेकिन सब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इस तरह क्वेश्चन को बनाने के लिए यदि आपकी जो जब वृद्धि होते रहता है तो आपको इस तरह क्वेश्चन को बनाने के लिए यह फार्मूला हमेशा याद रखना है। इस तरह के फार्मूला को यदि आप याद रखिएगा तो वृद्धि के कोई भी क्वेश्चन को आप कभी भी बना सकते हैं। अंतिम मूल्य यानी कि जो आपका फाइनल वैल्यू निकालना रहता है वो प्रारंभिक मूल्य जो दिया गया रहता है, और ये फार्मूला आता है 1 + a/100, 1 + b/100, ऐसे करके n टर्म्स तक। इसमें 2 के लिए है तो हम 2 के लिए यूज करेंगे बस। तो आपको निकालना क्या है, अंत में जीवाणुओं की संख्या निकालना है। ठीक है, हमको फाइनल वैल्यू निकालना है। प्रारंभिक वैल्यू 5,12,000 दिया हुआ है, और ये जो है आपको 1 + 2.5/100 और 1 + 2/5/100, क्योंकि 2.5 इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि ए और बी जो है दोनों आपका 2.5 ही हुआ, क्योंकि प्रति वर्ष जो है समान रेट से जो है सो बढ़ रहा है। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये जो है सो जब सॉल्व कीजिएगा आप इसको एक बार सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद जब आप सॉल्व करने के बाद ये कुछ इस तरह का आपके पास आ जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन है। यदि आपको समझ में ना आए तो आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए। ना आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए किस तरह से बनाएं, ज़रूर मैं आपको बता दूंगा। आपके सामने सॉल्यूशन दिया हुआ है। ये 4 0 से 4 0 कट जाएगा, आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एक मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% की हास्य हो रहा है। जो पहले का क्वेश्चन था उसमें जो है वृद्धि हो रहा था और इसमें कमी हो रहा है। हास्य का मतलब होता है कमी, ठीक है। हास्य का मतलब कमी होता है, ये कमी हो रहा है और इसे 2 वर्ष पूर्व खरीदा गया था, यानी कि 2 वर्ष पहले खरीदा। इसकी वर्तमान कीमत इतना है। अब 2 वर्ष पहले खरीदा गया था, इसका मतलब आपको इनिशियल वैल्यू पता नहीं है, लेकिन अभी इसकी वर्तमान कीमत यानी कि फाइनल वैल्यू आपको दिया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए भी फार्मूला आता है। उस फार्मूला को यदि आप याद रखते हैं, एक तरह से बोलिए तो ये सारा क्वेश्चन जो है एक बस कैलकुलेशन पर डिपेंडेंट है और इसमें कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं कि इसका क्या है। जो इससे पहले वृद्धि का फार्मूला बताए थे वहीं कमी का भी फार्मूला होता है। बस वृद्धि में यदि हम समेशन करते हैं तो कमी में माइनस कर देना है, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे आपको फाइनल वैल्यू दिया हुआ है, प्रारंभिक निकालना है कि 2 वर्ष पूर्व क्या रहा होगा। यानी कि यदि आपको
ये 2 वर्ष बाद का है, तो यानी कि फाइनल वैल्यू हुआ, और 2 वर्ष पूर्व शुरू में क्या रहा होगा वो प्रारंभिक हुआ। शुरुआत प्रारंभिक होता है और अंत में जो रहता है वो फाइनल वैल्यू आपका हो गया। अब देखिए 1 - 20/100, क्योंकि पहली जो ईयर का है और सेकेंड ईयर का, ठीक है, 2 ईयर का ले लिए। इसको जो है सो जब ये इसका एलसीएम लेंगे तो 100 होगा, 100 - 20 80 हो जाएगा, 100 - 20 80 होगा, दोनों के जो है सो डिवाइडेड बाय 100 रहेगा। जब इसको इस साइड लेके आएंगे, ये 100 इसके डिनोमिनेटर में है, जब बराबर किस साइड आएगा तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लिकेशन, और ये भी, और ये दोनों जो है सो जब इसके न्यूमरेटर में इस साइड आगे डिनोमिनेटर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में यानी कि हर में आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 80 और 80, 80 × 80 6400 हो जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ये 4 पे 4 जीरो पहले से था, 4 जीरो और है, तो 8 जीरो और डिवाइडेड बाय 6400। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है 62,500 है, तो प्रारंभिक मूल्य जो है सो 62,500 आ जाएगा। यदि आपको लगता है कि हम थोड़ा तेज़ी में पढ़ा रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, आप खुद का पहले सॉल्यूशन निकाल लीजिए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य नहीं है। तो देखिए आपके पास 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है। 4 स्टेटमेंट इस प्रकार है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे का समद्विभाजन करे तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। तो ये सही है, होता है ऐसा, जब कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टी ही है कि एक दूसरे के विकर्ण को जब वो काटता है तो वो जो है सो समद्विभाजित करता है समांतर चतुर्भुज का, ये जो है आपका प्रॉपर्टीज है। उसी तरह से यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वो आयत होगा, यह भी सही है। किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो समचतुर्भुज होगा, यह भी सही है। और यदि आयत, वर्ग और समचतुर्भुज विशिष्ट प्रकार के समांतर चतुर्भुज है तो यह भी सही है। इसका ऑप्शन जो है सत्य नहीं है, इसमें से इसका सही आंसर ई हो जाएगा। यदि दिया रहता कि सत्य है तो ऑप्शन डी होता, लेकिन दिया सत्य नहीं है, सभी के सभी सत्य है, इसलिए इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट था, उसका आप देख लीजिए कि विशेषताएं क्या क्या होती है। जब आप इस पर आएंगे तो देखिए किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब ए जो है सो सही था। चलिए अब नेक्स्ट स्टेटमेंट दूसरा देख लेते हैं। दूसरा था कि यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह आयत होगा। तो सही बात है, यदि किसी चतुर्भुज का विकर्ण बराबर होता है तो वह जो है सो आपका आयत होता है। ये देख लीजिए यहाँ पे कि विकर्णों की जो है सो लंबाई जो है क्या होता है, बराबर होता है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट तीसरा क्या था। स्टेटमेंट थर्ड था कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो वह समचतुर्भुज होंगे। तो देखिए सही बात है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण अपने विपरीत विकर्ण को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं या काटते हैं। काटने का मतलब होता है समद्विभाजित करना एक दूसरे को, ठीक है, 2 बराबर भागों में बांटना, ये बांटता है, इसका मतलब यह भी जो है सो सही है, ये 3 भी सही है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट पर कि आयत, वर्ग और समचतुर्भुज विशेष प्रकार के समांतर चतुर्भुज है। सही बात है, प्रत्येक वर्ग समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, प्रत्येक आयत समांतर चतुर्भुज है, प्रत्येक समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। आयत व वर्ग को छोड़कर प्रत्येक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। आयत और वर्ग को यदि छोड़ दीजिएगा तो किसी भी जो है चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होगा, ठीक है, यह बात आप ध्यान रखिए। इसका मतलब यह भी स्टेटमेंट जो है सही है। चारों स्टेटमेंट सही था आपके सामने में, जो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ABCD एक समलंब है, हाँ, जिसको आप ट्रेपेजियम भी बोलते हैं, ठीक है, इसको समलंब को ट्रेपेजियम बोला जाता है, जिसमें AB पैरेलल टू DC है और AB आपके पास दिया हुआ है, CD दिया हुआ है, AD दिया हुआ है और BC। तो इस समलंब का जो है क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या होगा इस ट्रेपेजियम का। तो देखिए आपके पास ये ABCD एक समलंब है, इस पे जो है एक परपेंडिकुलर जो है आपको पहले मैंने ये DE डाल दिया, ठीक है, और एक रेखा जो है सो BC के पैरेलल जो है ये DF जो है सो लिया गया है, ठीक है। AB और CD पहले से पैरेलल है और AE जो, सॉरी हम यहाँ पे AE नहीं, यहाँ पे DE का जो है आप हैट जो इसको H मान लीजिए, ठीक है, ये हमको निकालना है H। और ये हम क्या किए, एक लाइन कंस्ट्रक्शन किए हैं, DF को BC के पैरेलल कर दिए हैं, ठीक है। जब ये और ये पैरेलल है तो ये मेरे पास 30 दिया हुआ है तो ये भी 30 होगा, ठीक है। और ये ऊपर में जो है ये आपको देखिए
कि 20 कितना है, ये आप CD की लंबाई जो है सो 52 है। हाँ, और ये कितना होगा आपके पास, ये अगर 52 ये भी होगा और ये कुल जो है 78 है, तो ये 26 हो जाएगा। इसीलिए AF जो है यहाँ पे 26 लिखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे एक बात का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे A जो है गलती से लिखा गया है, यहाँ पे D लिखे हुए हैं, जब बाद में आप देखिएगा तो D है वो। अब देखिए क्या करना है कि सबसे पहले क्या कीजिए कि इस ट्रेंगल का जो है एरिया निकाल लेते हैं। तो इस ट्रेंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू ये बेस इंटू ये हाइट। ठीक है, ये अपना लोग को निकालना है। अब एरिया ऑफ ट्रेंगल पता है, इसमें हीरोन्स फार्मूला लगाइएगा तो इस तरह से कुछ होता है। और आपको S निकालने के लिए S इसमें क्या होगा, S इसका ये AD होगा, AF होगा, सॉरी DF होगा और AF होगा, ये तीनों होगा। ये S यहाँ से 42 हो जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रेंगल 336 आएगा। ये 1/2 है और बेस अपना लोग के पास 26 है और H निकालना है। H यहाँ से 336 डिवाइडेड बाय 13 आ जाएगा। समलंब का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुने समांतर ये भुजाओं का योग गुने ये ऊंचाई। ठीक है, 1/2 78 52 को जोड़ेंगे 130 गुने इसका ऊंचाई जो अभी निकाले थे 336/13, इसको सॉल्व करेंगे 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका आंसर आ जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, देख लीजिए आप, ऑप्शन बी जो है सही होगा। 1680 जो है जिस ऑप्शन में था ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि एक संचितालय की धारिता इतना है 108 घन मीटर और इसमें 60 लीटर प्रति मिनट की दर से जो है पानी जो है उड़ेला जाता है, यानी कि डाला जाता है। तो संचितालय भरने में कितने घंटे लगेंगे। आपके पास 5 ऑप्शन है, तो आपको बताना है कि क्या सही होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले जो है सो आपको एक चीज़ का याद रखना है कि 1 मीटर क्यूब यानी 1 क्यूबिक मीटर में जो है सो आपको 1000 लीटर पानी जो है सो रख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे 108 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि आप जो है सो इसमें कितना 1,08,000 लीटर पानी रख सकते हैं। और ये 7 लीटर पर मिनट से जो है सो ये क्या कर रहा है, भर रहा है। तो 1008 लीटर पानी उसको जो है सो उसमें से उड़ेलना है संचितालय में। तो क्या कीजिए आप कि 1 मिनट में 60 लीटर पानी यदि कोई भी चीज़ का अगर रेट है तो 60 मिनट में कितना भरेगा, 36 लीटर पानी भरेगा। ये तो कन्फर्म है भाई। 1 मिनट में यदि 7 लीटर भर रहे हैं, 7 लीटर पर मिनट दिया हुआ है, कि इसका मतलब हुआ कि 1 मिनट में आप 60 लीटर पानी भर रहे हैं। तो 60 मिनट यानी कि 1 घंटा में 3600 भरिएगा। तो आप 3600 से यदि हम भाग दे देंगे इस पूरा को, तो मेरे पास जो है कुल समय कितना होगा वो आ जाएगा। तो 30 घंटा, 30 घंटा इसका ऑप्शन जो है सो आपको दिख जाएगा। इसका क्या सही आंसर होगा, सही आंसर जो होगा सो ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी घनाभ की प्रत्येक भुजा दुगुनी कर जाए तो इसकी सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। ठीक है, आपका सतह का क्षेत्रफल मतलब जो है सो पहले यदि L B और H रहेगा तो इसको दुगुना 2 कर देना है, 2L कर देना है, 2B कर देना है और 2H कर देना है। सतह का क्षेत्रफल क्या रहेगा, इसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए कि पहले यदि जो है सतह का क्षेत्रफल जो होता है किसी भी क्यूबॉइड का या घनाभ का, वो होता है 2 टाइम्स L इंटू बी इंटू बी इंटू एच इंटू एल, सबको जो है प्लस प्लस करके यदि सभी भुजा को दोगुना कर देंगे तो देखिए दोगुना कर दिए तो ये जो है सो 4 टाइम्स आ गया और जो पहले था वो पहले है ही। ठीक है, 4 टाइम्स और पहले जो है सो पहले है ही। इसका मतलब जो है जो पहले का ये खुद 4 गुना हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीका से बताया गया है। यदि आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, हम उसको और अच्छी से अच्छा तरीका से बताने की कोशिश करेंगे। हमें तो लगता है कि समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा होगा, यहाँ देख सकते हैं आप कि ये वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है। तो इसका जो है माध्यिका वर्ग निकालना है। ठीक है, मीडियन जिसको बोलते हैं आप, मीडियन जिसको बोला जाता है उसी को जो है सो माध्यिका बोला जाता है कि इस किस वर्ग में जो है सो माध्यिका आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने का फार्मूला होता है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। जब आप फार्मूला याद रख लेंगे तब आप जो है इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से बना लेंगे। यदि फार्मूला याद नहीं रहेगा तो इसमें आपको कुछ नहीं, बस तुक्का के अलावा कुछ नहीं लगा सकते हैं। और तुक्का लगाने का मतलब है सुसाइड करना।
कभी भी तुक्का तब लगाइए जब आप लगभग क्वेश्चन बना चुके हैं और कुछ क्वेश्चन बचा हुआ, तब तुक्का का कोई मतलब होता है। तुक्का पे डिपेंडेंट रहिएगा तो कभी भी कोई सफल नहीं हो पाता है। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं पहले क्या है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि फार्मूला जो होता है माध्यक निकालने का L, ठीक है, ये फार्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF, जिसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, अपॉन F, जिसको फ्रीक्वेंसी आप बारंबारता बोलते हैं, और इंटू H का मतलब अभी हम सब कुछ आपको बता दे रहे हैं कि वर्ग अंतराल में डिफरेंस कितना है। तो देखिए यहाँ पे n जो है सो कुल कितना है 78 है। अब कैसे समझेंगे कि n 78 है, तो आप एक काम कीजिए कि आप देखिएगा जब सभी बारंबारता का योग कीजिएगा तो वो आपका n को दर्शाता है। तो ये जो है 78 यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा। H जो है 10 है, यानी कि इस बारंबारता बंटन का जो है वर्ग अंतराल जो है वो 10 है, ठीक है। L आपके पास 30 दिया हुआ है, ये देखिए, और L आपके पास 30 दिया हुआ है, ठीक है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो 27 है अपना लोग के पास, और फ्रीक्वेंसी जो है वो 30 है। जो वर्ग अंतराल आता है ना, वहीं इसका क्या होता है कि आपको हम बता दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान से गौर कीजिएगा। सबसे पहले इस पर ध्यान दीजिए, आप खुद समझ जाइएगा कि ये कैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा बस ध्यान देखिए, ये वर्ग अंतराल दिया हुआ था, ये बारंबारता दिया हुआ था, और संचयी बारंबारता होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखिए कि इस 3 यहाँ पे 3 में 8 जोड़ेंगे 11, 16, 27, 57, 74 और 78। ये अंतिम टर्म जो है, जो कुल समेशन आया है वो आपका 78n आया हुआ है। जो वर्ग अंतराल है वो आपका H है, तो वर्ग अंतराल आपका H10 दिया हुआ है, ठीक है। L जो है देखिए कि इस समूह में ये आपका जो है सो L होगा, ठीक है। और CF जो होता है, जो समूह वर्ग अंतराल आता है उसके एक ऊपर वाले टर्म का CF लिया जाता है, यानी कि 27 आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, और उसी जो L जिस टर्म से लिया गया है फ्रीक्वेंसी भी उसी का होता है, यानी कि 30 आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। जब इस फार्मूला में इस सब को पुट करेंगे तो पुट करने के बाद देखिए कि सॉल्यूशन दिखाया गया है 34। तो अब आपको देखना है कि 34 जो है सो किसके अंतर्गत आता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसमें 34 आ जाएगा वहीं वर्ग अंतराल होगा। तो इसमें 3 है, 11 है, 27 है और 57 है, तो 34 इसके अंतर्गत आ जाता है, यानी कि 30 से 40 जो है आपका ये माध्यिका वर्ग जो है सो होगा। यहाँ पे ये माध्यिका वर्ग जो है सो 30 से 40 होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। इसमें जो है सबसे ज़रूरी है वह है आपका ये फार्मूला को याद रखना। n जो है आपको बता दिए, h वर्ग अंतराल है, l जो है सो ये मैक्सिमम जिसमें जो है सो आपको लेंथ दिखाया गया है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा है वहीं l होता है। और CF लेंगे, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है सो जिस वर्ग अंतराल से L लिए हैं उसके जस्ट ऊपर वाले लेंगे, और उसी वर्ग अंतराल का जो है सो फ्रीक्वेंसी लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा कुछ जो है सो आप निकाल कर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन है कि देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 2 की पावर 3x माइनस 1 प्लस 10। अब देखिए ये डिवाइडेड बाय है 7 इक्वल टू 6, तो x का मान क्या होगा। इस तरह क्वेश्चन को बनाने के में जो है ज़्यादा आपको समय नहीं लगना चाहिए। ये डिवाइडेड है या क्या है, 1 मिनट रुक जाइए बता दे रहा हूँ। हाँ, डिवाइडेड ही है। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या कीजिए कि यदि इस साइड, ये तो देखिए ये है क्वेश्चन आपका, ये था, यदि ये इस साइड ये डिवाइड में है तो इस साइड आके ये मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा और यहाँ पे 42 हो गया, ठीक है। जब इस 10 को इसे लाए तो 32 हो गया। ये 2 की पावर और 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। यदि बेस सेम हो तो पावर इक्वल्स होता है, ठीक है। तो 3x माइनस 5 इक्वल टू 5x, 3x बराबर 6, तो x बराबर 2। इसका सही ऑप्शन नंबर C होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्टीमर धारा की दिशा में चलकर दो बंदरगाहों के बीच की दूरी 4 घंटे में तय करता है, जबकि यह धारा की विपरीत दिशा में चलकर वही दूरी 5 घंटे में तय करता है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में स्टीमर की चाल क्या है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग भी पढ़ लिए होंगे। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यदि आप लोगों को लग रहा है कि हम थोड़ा तेज़ी में बोल रहे हैं तो आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले यह मान लेते हैं कि दो बंदरगाहों के बीच जो है दूरी x है। तो धारा की दिशा में जो है यदि चलेगा कोई भी नाव तो नाव का चाल तो होगा ही, और धारा का भी चाल उसमें जुड़ जाएगा, और गुने समय। धारा का चाल 2 पता है और नाव की चाल हमको निकालना है। ये पहला इक्वेशन हो गया, और 4 घंटा लग रहा है समय। ठीक है, जब विपरीत दिशा में चलेंगे तो नाव की चाल से धारा का चाल माइनस करेंगे गुने समय, और नाव की चाल निकालना है, और धारा का चाल 2 दिया हुआ है, और ये 5 घंटे में। तो इस तरह से जब ये जो है सो ये इक्वेशन और x इक्वल टू ये है, और इसके मतलब दोनों को जो अपना लोग इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, दोनों को जब इक्वल करेंगे तो ये देखिए होगा क्या कि 5 है यहाँ पर जो है सो 9 की चाल। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई आप कीजिएगा तो हम दिखा देते हैं, थोड़ा इसको हम शॉर्ट में सॉल्व कर दिए हैं। अब इसको 4 दूनी 8, तो यहाँ पे ये 8 लिखा हुआ है, और 4 इंटू, 1 मिनट देखिए थोड़ा स्पष्ट बता देते हैं, 4 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 8, और 9 की चाल जो है 4 से। ठीक है, इसी तरह से लिखे हैं 5 इंटू 9 की चाल माइनस 10। तो अब होगा क्या कि ये 9 की चाल 4 था और इस साइड 5 है 9 की चाल। ठीक है, जब ये 4 इस साइड जाएगा तो 9 की चाल से बचेगा 1 हो जाएगा, और ये 10, ये 8 है पहले से, और ये 10 इस साइड आएगा तो 18 हो जाएगा, यानी कि 9 की चाल जो है 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। आप देख सकते हैं किस तरह से सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अधिकतम मान क्या होगा, और उसके पास 5 ऑप्शन है। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपके पास एक फार्मूला होता है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। अगर इसमें मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये अंडर रूट 2 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन को इसी तरह से बनाया जाता है। आपके पास सॉल्यूशन भी है, आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। इस तरह से जो है सो दिखाया गया आपके सामने में किस तरह से इसका अधिकतम मान निकाला जाता है, फार्मूला होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि x के किस मान के लिए बिंदु इतना और इतना से गुजरने वाली रेखा बिंदु इतना और इतना गुजरने वाली रेखा से लंब होगी। इस तरह क्वेश्चन को बनाने के लिए जो है सो आप इसका स्लोप निकाल लीजिए, इसको ढलान बोलते हैं। और जब रेखा लंबवत हो तो स्लोप का जो है सो मल्टीप्लिकेशन -1 होता है। तो उसी की तर्ज पर बताएंगे। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, जब दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब होती है तो ढलान जो है सो गुणनफल -1 होगा, और स्लोप का ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से m1 निकाल लिए, m1 1/3 आ गया, m2 आ गया 12/x-8, और जब ये दोनों स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 से ये 4 कटेगा, 3 चौके 12, 4/x-8 बराबर -1। तो 8 - x इस साइड आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो ये इस माइनस वाले को प्लस और प्लस वाले को माइनस कर देगा, इक्वल्स टू 4। जब इसको करेंगे तो x चल जाएगा पॉजिटिव साइड में, और ये चलाएगा इस साइड, तो 8 - 4 4 होगा, x इक्वल टू 4 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सॉल्यूशन आप देख लीजिए बढ़िया से किस तरह से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। यदि दो रेखाओं के बीच कोण π/4 है तो एक रेखा की प्रवणता स्लोप जो है 1/2 है, तो दूसरी रेखा की प्रवणता क्या होगी, जिसको स्लोप बोलते हैं, ढलान बोलते हैं, वो क्या होगी। ठीक है, तो इसको भी निकालने का फार्मूला होता है। ये tan थीटा के फॉर्म में एक फार्मूला है। चलिए देखते हैं क्या है फार्मूला। देखिए ये जो है एक फार्मूला आता है कि tan थीटा इक्वल्स टू जो होता है मॉडुलस ऑफ, इसको इस साइन को मॉडुलस बोला जाता है, कि इसके अंदर जो भी निगेटिव वैल्यू रहेगा उसको ये बाहर लाके पॉजिटिव कर देता है। ये मॉडुलस का काम यही होता है। ये मॉडुलस फंक्शन आप 12th में पढ़िएगा। ये मॉडुलस जो है सो 12वीं क्लास में पढ़ाया जाता है। अब देखिए होता क्या है कि m2 - m1 जो बाद का स्लोप है पहले का 1 + m1 और m2। ठीक है, अब ये मेरे पास थीटा π/4 पहले से दिया हुआ है। यहाँ पे साइन हम ले लिए, इस मॉडुलस को जब हटाएंगे तो प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है,
प्लस माइनस का साइन आ जाएगा जो ही मॉडुलस को हटाएंगे, क्योंकि यदि प्लस में रहेगा तो प्लस में ही बाहर आएगा, यदि कोई भी चीज़ माइनस में रहेगा तो इस माइनस को माइनस से गुना करके प्लस में बाहर लाता है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले कि आपके पास जो है सो हम स्लोप मान लिए कि एक स्लोप तो 1/2 दिया हुआ, दूसरा को x मान लीजिए, तो x माइनस 1/2 और 1 प्लस एक स्लोप 1/2 है और x है, तो दोनों को 1/2 मल्टीप्लीकेशन x, तो x/2 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा, अभी देखिए प्लस के साइन के साथ सॉल्व कर रहे हैं, अभी माइनस का साइन हम नहीं लिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर जो है सो 3 आ जाएगा। अब क्या कीजिए, अब निगेटिव साइन के साथ अब इसको लीजिए, अब निगेटिव साइन के साथ ले रहे हैं, तो अब क्या कीजिए कि 10π/4 का जो है ये आपको यहाँ से देखिए डायरेक्ट इसको जो है सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इस साइड लेके चला है, और यहाँ पर ये टर्म जो आया था यहाँ पे अब इसको माइनस साइन के साथ लिए हैं। ठीक है, जो माइनस साइन में क्या होता है कि प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस को जो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और माइनस को गुना करते हैं तो ये प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये 1 रहेगा, ये 1/2 इससे रह जाएगा 1 - 2, ये माइनस एक्स है और माइनस x/2 हो जाएगा 1/2 और माइनस 3x/2, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर कट जाएगा। जब बराबर में बेस और बेस समान है तो दोनों जो है सो आपस में कट जाता है, तो यहाँ से x बराबर आपका जो है सो -1/3 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, इसका 2 स्लोप संभव है, इसीलिए इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये बहुत बढ़िया तरीक़ा से समझ रहे होंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सभी क्वेश्चन को बारी बारी से डिस्कशन किया जा रहा है, और डिस्कशन वो भी फुल आपको डिटेल्स के साथ बताया जा रहा है। तो आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि किसी भी कोई भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर हो मैं आपको सटीक सॉल्यूशन के साथ उस उपलब्ध करवाऊँगा, और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी मेरे चैनल पर कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 3 बिंदु आपके पास दिख रहा है कि इस तरह से एक रेखा पर स्थित है, तो a/h + b/ क्या होगा। ठीक है, ये एक रेखा है, इसी पर ये तीनों बिंदु है। ठीक है, इसी रेखा पर, रेखा इसी भी हो सकता है, इसी भी, जैसे भी हो रेखा, लेकिन एक ही लाइन है। ठीक है, तो आपके पास 5 ऑप्शन है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, चलिए देख लो। देखिए मान लीजिए कि बिंदु जो है सो ये दिया हुआ है, जब समान रेखा पर सब है तो आप ये तो कह सकते हैं कि अगर 2 पॉइंट अगर है तो इसका आप स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये जब रेखा सेम है तो इसका स्लोप भी जो है सो सेम होगा, तो जो ए बी का स्लोप आया होगा ढलान, वहीं बी सी का भी आएगा। तो क्या किए, ए बी की ढाल को और बी सी की ढाल को इक्वल कर दिए, यहाँ से कुछ इस तरह से आया। जब इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो इस तरह से आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए के और ये बी एच जो है सो बचेगा, और इस साइड जो है ये माइनस ए बी से माइनस ए बी कट जाएगा, और ये माइनस के एच इस साइड आके प्लस के एच हो जाएगा। अब क्या किए हैं कि इस पूरा को जो है सो एच से डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो आप इसको जो है सो इसको के एच से डिवाइड कर दिए दोनों साइड। जब के एच से डिवाइड करेंगे तो इसके बटा में के एच लिखेंगे तो एच, के से के कट जाएगा तो a/h, इसके बटा में के एच लिखेंगे तो एच से एच कट जाएगा और b/k बचेगा, और के एच से के एच पूरा कट जाएगा और 1 बचेगा। तो इसका आंसर जो है बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 इसका सही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ क्वेश्चन जो आपको बताया जा रहा है ये डायरेक्ट 12वीं क्लास से, ये जो है सो लाइन से जो है लिया, रेखाएं जो एक चैप्टर है उससे लिया गया है। ठीक है, ये 12वीं का क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन, इससे पिछला क्वेश्चन भी और ये क्वेश्चन भी। अभी देखिए कि लिखा हुआ है, यदि किसी सरल रेखा पर मूल बिंदु से डाला गया लंब, ठीक है, y अक्ष की धनात्मक दिशा में अल्फा कोण बनाता है और यह p लंबाई का है, तो सरल रेखा का समीकरण क्या होगा। और आपके पास 5 ऑप्शन दे दिया गया है। इसमें 5-6 क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ये 12वीं का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए भी आपको फार्मूला का याद रहना बहुत ज़रूरी है, और साथ में फिगर का भी ज्ञान होना ज़रूरी है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले जो है आपका ये मान लीजिए कि ये और ये आपका एक, ठीक है, और ये लाइन है, इसी लाइन पर जो है एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये p है, और y अक्ष की धनात्मक दिशा में अल्फा कोण बनाता है।
जब ये अल्फ़ा होगा तो ये आप समझ लीजिए कि ये 90 है, तो ये कोण 90 माइनस अल्फ़ा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है सो सभी कोणों का ज्ञात हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें यदि हमको ये 90 माइनस अल्फ़ा पता है और ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, तो और सबसे पहले ऊपर वाले का ले लीजिए। ठीक है, चलिए ऊपर में देखते हैं कि ये एंगल अल्फ़ा दिया हुआ है हमारे पास, तो यहाँ और ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने में ये हाइपोटेनस दिया हुआ है। ठीक है, तो साइन अल्फ़ा बराबर होता है P/H। तो ये P परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये P दिया हुआ है और H अपना लोग को नहीं दिया है, इसको OA मान लीजिए जो साइन डिनोट है, तो OA इक्वल टू P/sin अल्फ़ा हो जाएगा। और उसी तरह जब इसमें करेंगे तो साइन 90 माइनस अल्फ़ा लेंगे तो P होगा ये, और इसका जो हाइपोटेनस है ये OB है, तो OB इक्वल टू हो जाएगा P cos अल्फ़ा, क्योंकि साइन 90 माइनस अल्फ़ा cos अल्फ़ा होता है। अब लाइन्स निकालने का जो आपका रेखा का समीकरण होता है वो होता है x/OA। ये डिस्टेंस जब मूल बिंदु से जो है सो परपेंडिकुलर डाला गया उस समय में आप देखिए इस तरह से आप निकाल सकते हैं, x/OA प्लस y/OB इक्वल टू 1। तो x है, ठीक है, और OA कितना है P/sin अल्फ़ा, तो P जो है सो डिनोमिनेटर में ही रह जाएगा और इसका डिनोमिनेटर जो है सो इसके अंश में यानी कि न्यूमरेटर में आ जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह इसमें भी हुआ है, जब P और P समान बेस है तो इसका एलसीएम P आएगा, और अगर बेस समान है तो इसमें जो है किसी भी चीज़ को अलग से मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, यह संख्याएं सेम आपस में जुड़ जाती है और ये बराबर के से डाके P/1 P हो जाएगा। इसका सही आंसर जो है x sin अल्फ़ा प्लस y cos अल्फ़ा इक्वल्स टू P आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेखाखंड, ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है, इतना द्वारा x और y अक्ष पर काटे गए अंतखंड क्रमशः है। इस क्वेश्चन को कुछ नहीं कीजिए, इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान तरीका है, एक बार x को 0 भरिए, एक बार y को 0 भरिए, अंतखंड से जो करता है वहीं x और y का जो है आपका जो आएगा वैल्यू वहीं सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन है, एक बार y को 0 भरिए, एक बार x को 0 भरिए। ठीक है, ये आ गया, जब y को 0 भरेंगे तो x का वैल्यू आएगा, x को 0 भरेंगे y का वैल्यू आएगा, और यहीं अंतखंड जो है सो काटे गए अंतखंड होगा -10/3 और 5/2। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक गाड़ी किसी दूरी को एक नियत चाल से तय करती है, उसकी चाल 6 किलोमीटर अधिक घंटा अगर घंटा से बढ़ा दिया जाए तो यात्रा में 4 घंटा कम लगेगा, यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा से कम हो तो यात्रा में 6 घंटे जो है अधिक लगता है। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का शॉर्ट तरीका भी होता है, यदि आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो क्वेश्चन को बनाने का शॉर्ट तरीका आना चाहिए आपको। लेकिन अभी भी हम जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसको सबको जो है सो फुल डिटेल्स में बता रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि अभी पहली बार बता रहे हैं, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको शॉर्ट तरीका पता नहीं होता है, जब वो जान लेते हैं कि इस तरह से इसका जो है सो बनाया जाता है तब वो शॉर्ट तरीका को भी अपना लेता है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन जो है सो देखिए कुछ इस तरह से है। ठीक है, कि मान लीजिए कि डिस्टेंस जो है सो दूरी d मान लिए हैं और व्हीकल का स्पीड जो है सो x किलोमीटर है और दूरी बराबर जो होता है चाल गुने समय होता है। तो उसी तरह से देखें तो d बराबर xt होगा। ये पहला इक्वेशन मान लीजिए। यदि क्वेश्चन से देखें तो d तो डिस्टेंस सेम था, लेकिन यदि स्पीड में 6 किलोमीटर बढ़ा दिए तो समय 4 घंटा कम लग गया, ये दूसरा इक्वेशन है। और तीसरा जो है सो इक्वेशन बनेगा कि यदि स्पीड में 6 किलोमीटर जो है सो कम कर दिए स्पीड तो समय जो है 6 घंटा कम लग गया। इस तरह से जो है आपको 3 इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या किए कि अब आप ही बताइए कि जब इक्वेशन जब d समान है तो इक्वेशन 1 और 2 को हम इक्वल्स कर सकते हैं, वहाँ से जो है यह आपको निकल के बाहर आएगा। ठीक है, 3t - 2x बराबर 12। और उसी तरह से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को भी बराबर कर सकते हैं, क्योंकि ये भी d का वैल्यू है और ये भी d का वैल्यू है, डिस्टेंस का वैल्यू है। जब डिस्टेंस सेम है तो दोनों का वैल्यू भी सेम होगा। इस तरह से इसको करेंगे तो t - x इक्वल टू -6 आ जाएगा। ठीक है, ये लाइन हम यहाँ पे ये -6 लिखा हुआ है, ये 5वां इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब देखिए कि इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, यहाँ से x जो है सो आपका 30 आएगा। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे में तो ये t से t कट जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस 18 12 30 हो जाएगा। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो x की वैल्यू
30 आ जाएगी। जब x की वैल्यू यहाँ पर 30 आप पुट कीजिएगा तो t का वैल्यू जो है सो अपने आप 24 आ जाएगा। ठीक है, जब x का पता चल गया और t का पता चल गया तो x 30 और t 24, 24 3 72, यानी कि 720 किलोमीटर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम ने अपने घर की मरम्मत के लिए 1,80,000 रुपया उधार लिया। ठीक है, यह राशि 3 समान वार्षिक किस्तों में ब्याज के साथ वापस की जानी है और ब्याज की दर जो है 10% वार्षिक है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इस तरह से जान लीजिए कि इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि 60,000 रुपया तो पर वर्ष देना ही है आपको। ठीक है, 60,000 रुपया, और उसके बाद जो ब्याज होता है पर वर्ष वो आपको इसके साथ ऐड करके देना है। ठीक है, तो देखिए बताते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग ज़रूर समझिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये देख लीजिए कि पहला साल जो है 1,80,000 रुपया उसके पास रहा होगा। ठीक है, अब उसको फर्स्ट ईयर का ब्याज 10% देना है, 1,80,000 रुपये। तो 1,80,000 का यदि 10% यदि देखेंगे अपना लोग तो 18,000 आता है। तो 18,000 आपको ब्याज पहला साल देना ही देना है। ठीक है, ये तो कन्फर्म है। और फर्स्ट ईयर का किस्त जो होगा आपको ये 180 को 3 साल में देना था, तो 3 भाग में डिवाइड कर लिए, तो 60,000 रुपया आपका जो मूलधन हो गया और 18,000 रुपया ब्याज, यानी कि उसको प्रथम साल 78,000 रुपया वापस कर देना है। ठीक है, जब उसके ब्याज में से 60,000 रुपया वापस कर दिए तो अब 2 वर्ष के लिए हमारे पास 1,20,000 रुपया बचेगा, क्योंकि 60,000 रुपया दे दिए और 1 साल का 1,80,000 का ब्याज भी उसको वापस कर दिए। अब क्या करेंगे कि दूसरा साल में 1,20 का जो है सो 10% निकाल लेंगे। ठीक है, वो 12,000 आएगा। अब उस साल क्या करेंगे, 60,000 रुपया उसको दे दिए और उस साल का 12,000 ब्याज दे दिए, तो 72,000 रुपया उसको मिल गया वापस। ठीक है, अब आपके पास बचेगा 60,000 रुपया और तीसरा साल। ठीक है, 60,000 रुपया और तीसरा साल, 60,000 का थर्ड ईयर में 6,000 रुपया होगा ब्याज, और ये 6,000 रुपया और 60,000 रुपया मूलधन है, यानी कि 66,000 रुपया। तो प्रथम वर्ष में 78, सेकेंड में 72 और 66, इस तरह से जो है आपको इसका ब्याज वापस करना है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉस माइनस 1710 डिग्री का मान क्या होगा, और 5 ऑप्शन आपको दिया गया था, तो इस 5 में से कोई एक ऑप्शन आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए एक फार्मूला आता है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कॉस माइनस 1710 डिग्री को कॉस 1710 डिग्री लिख दिया। और देखिए कॉस का वैल्यू जो है सो आपको बता दे कि 2π पर रिपीट होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या किए कि 2π के बाद जो है सो सेम वैल्यू कॉस का आता है, तो कॉस 1800 डिग्री कर दिए। ठीक है, 5 टर्म में कॉस 1800 माइनस 90, ये 2π का मल्टीपल है, तो ये देखिए ये 5 हुआ, ये 2π हो गया ना। तो उस तरह से देखिए कि कॉस जो है सो रिपीट करता है 360 डिग्री में अपना वैल्यू। तो आपको क्या होगा कि ये हो जाएगा कॉस इतना माइनस थीटा, आपका कॉस 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये जब ये आएगा यहाँ पे माइनस 90 डिग्री ही। ठीक है, लेकिन कॉस और माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, तो कॉस 90 डिग्री आ जाएगा, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है क्या होता है आप बताइए, वो होता है 0। तो यदि कॉस 90 0 है तो इसका मतलब ये भी जो है इसका वैल्यू 0 होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। पूछा गया है कि 11, 14, 15, 17, 18 का मानक विचलन क्या होगा, जिसको इंग्लिश में स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोला जाता है। और 5 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फार्मूला होता है। चलिए सॉल्यूशन बताया जाए। सबसे पहले करना क्या है कि दिए गए जो आपके पास सीरीज है उसका माध्य निकाल लीजिए। तो माध्य निकालने का तरीका होता है सभी अंकों का योग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जो है संख्या जो है सो आपका कितना है, तो सभी का 75 भागा 5 15। अब क्या करना है कि ई माध्य से संख्या का अंतर निकाल लेना है। तो देखिए माध्य से संख्या का अंतर 15 में से 11 4, 15 में से 14 1। आप अंतर में साइन नहीं लेना है, बस अंतर ज्ञात करना है। 0, 15 17 का अंतर 2 और 15 18 का अंतर 3, और सभी संख्याओं का जो है आप स्क्वायर कर दीजिए। 4 का स्क्वायर 16, 1
का स्क्वायर 1, 0 का 0, 2 का 4, 3 का 9। अब मानक विचलन का फार्मूला होता है, आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। मानक विचलन का फार्मूला जो होता है वो होता है वर्ग किए हुए संख्याओं का योग, यानी कि इन सभी संख्याओं का योग और ये कुल संख्या, ठीक है। इस सभी संख्याओं का योग करेंगे तो ये 30 है, अंडर रूट में 30 डिवाइडेड बाय 5, ये पूरा अंडर रूट में है। ये जो है 5 6 30 अंडर रूट 6, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट वाली सुई 1.5 सेंटीमीटर की लंबी है और 40 मिनट इस नोक कितनी दूरी चल सकती है, आपको ये बताना है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। तो देखिए ये जो है ये घड़ी है, ठीक है। ये मिनट वाली सुई आपको 1.5 सेंटीमीटर की है, ठीक है। और बताया जाता है कि 40 मिनट, यानी कि अभी यदि 8 पे है इसको 6 तक ही चलना है, ठीक है, यहाँ तक ही चलना है। तो ये जो है कितना डिस्टेंस तय कर लेगा, ठीक है। तो देखिए कि एक घड़ी में जो है सो 60 मिनट में जो है ये मिनट की सुई जो है 2πr डिस्टेंस तय करता है, क्योंकि यह एक सर्कल है और सर्कल का सरकमफ्रेंस जो होता है वो 2πr होता है, ठीक है। तो इसकी सरकमफ्रेंस की दूरी जो ही है यह तय करेगी यह सुई, तो 2πr है। तो यदि आप सोचिए कि 60 मिनट में यदि 2πr कर रहा है, तो 60 मिनट में यदि 2πr करेगा, 60 मिनट में 2πr करेगा तो 1 मिनट में तो 2πr/60, इसीलिए 40 मिनट में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये 40/60 गुने 2πr लिखा हुआ है। ये 0 से 0 कट गया, ऐसे आप बोल सकते हैं 20 दूनी 40, 20 30 60, 2/3 2π और r 1.5 दिया हुआ है। और देखिए कि ये जो है सो 1.5 दूनी 3 और ये 2 से 2 कट गया, 2π आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिखा हुआ है कि 41 की पावर n माइनस 14 की पावर n अपवर्त्य है, ठीक है। मतलब ये जो है सो किससे डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन को बनाने का एक आसान तरीका है, ये चलिए बता देते हैं। इस तरह क्वेश्चन को किस तरह से बनाया जाता है। यदि a की पावर n माइनस b की पावर n है तो ये हमेशा याद रखिए a माइनस b से डिविजिबल होगा, तो 41 माइनस 14 27 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि अच्छी तरह से फेंटी गई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक ताश खिंचाया जाता है। तो यदि प्रत्येक परिणाम समसाम्य हो तो इसकी प्रायिकता क्या है कि ताश जो है सो ईंट की नहीं होगी, ठीक है। डायमंड की जो है सो नहीं होगी, उसके बारे में बोल रहा है कि बताने के लिए। तो आपको पता है कि 52 ताश है, इसमें सभी कार्ड जो है सो 13 की संख्या में होती है, ठीक है। यदि बोल रहा है कि ईंट की नहीं होगी तो आप इस कार्ड में से क्या कीजिए, 13 कार्ड को निकाल दीजिए। तो आपके पास 39 कार्ड है, ठीक है। और 39 कार्ड में से कोई एक कार्ड निकालना है। तो आपको यही ना करना है कि इसको जो है सो आपके पास यदि मान लीजिए कि 52 कार्ड है, पहले से 52 ताश की कार्ड है, और अगर इसमें से अगर 13 कार्ड नहीं रहना चाहिए, और ये देख लीजिए टोटल कार्ड की संख्या 52 है, 39 C1 और टोटल आउटकम्स जितना है तो 13 तिरिक 39, 13 चौके 52, 3/4 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर 3/4 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, ठीक है। आप बताइएगा, आप सोच रहे होंगे कैसे बनाएं, चलिए इसका सॉल्यूशन भी देख लें। अच्छा तो देखिए होता क्या है कि एक ताश की गड्डी में जो है डायमंड के कुल 13 पत्ते होते हैं, ठीक है। 13 को पता होगा आपके पास, तो ईंट ना होने की प्रायिकता क्या होगी कि इस 52 को में से 13 को लेना ही नहीं, सिर्फ 39 का लेना है, और टोटल आउटकम 3/4 इसका सही आंसर ये हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PQR एक काम को क्रमशः 6 घंटे, 8 घंटे और 15 घंटे में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम पूरा किया और प्राश्रमिक के रूप में 9460 रुपया प्राप्त किया, तो उनके हिस्से की रुपया कितना होगा, ठीक है, वही ना बताना है। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए ये जो है PQR का जो है टाइम का रेशियो 6, 8, 15 है। तो PQR जब मिलकर काम करेगा तो एक दिन में काम जो है इतना करेगा, ठीक है। आप सोचिए कि एक दिन में इतना काम करेगा 1/6, तो इसका मतलब PQR को पूरा काम करने में इसको रिवर्स कर दीजिए, इतना समय लगेगा, ठीक है। तो आप पारिश्रमिक जो होता है, जो काम करने का उसका जो मूल्य होगा वो कैसे निकालना है, तो आप जितना दिन काम किए हैं, ठीक है, वो निकाल लीजिए। उसके बाद आप एक दिन में कितना काम भाग कर सकते हैं, और क्या कि
वही निकालना है और आपको कितना रुपया टोटल दिया हुआ है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 6 से जो है 20 बार में चला जाएगा, 43 से ये जो है सो ये 6 से ये 20 बार में, 43 से ये 220 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो 220 गुने 20 44, तो इसका मतलब है कि 44 वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। इसी तरह से क्यू का निकाल लीजिए, इसी तरह से आर का निकाल लीजिए, 33 और 17 60, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। परिश्रमिक निकालने का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए कि जितना दिन आप काम किए हैं वो निकालिए, उसके बाद आप एक दिन में कितना काम करते हैं वो देखिए, एक दिन का काम आपका गुने आप जो है सो कितना टोटल रुपया दिया हुआ है वो देख लीजिए, टोटल और आपके हिस्से का ये काम ये जो है सो रुपया निकल जाएगा, आपका पारिश्रमिक निकल जाएगा कि आपको कितना रुपया मिलने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिखा हुआ है कि दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 410 है। यदि बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के 26 गुने में 3 जोड़ने से मिलता है तो उन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस जो है लैंग्वेज है क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 410 है, संख्या x और y मान लिए। और दूसरा जो स्टेटमेंट है कि बड़ी संख्या में जो है सो छोटी संख्या के 26 गुना के में 3 जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो 26, अब आप देखिए यहाँ पे क्या किए कि एक्स स्क्वायर के जगह पे ये वैल्यू पुट कर दिए 26y + 3 और y यहाँ पे y है y² और 410। अब इस साइड ये 410 आएगा, 410 माइनस में है और ये प्लस में है तो ये -407 हो जाएगा। इसका जब करेंगे 37 11 का मल्टीप्लिकेशन 4 से 7 होता है और इसका डिफरेंस 26 आ जाता है। इसका मतलब इससे जो है इसका जो है रूट सब निकाल सकते हैं, एक 11 आएगा और एक -37 आएगा। ठीक है, तो हम y = जो है सो -37 नहीं लेंगे क्योंकि ये संख्या प्राकृतिक संख्या दिया है और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है तो ये निगेटिव में कभी जा ही नहीं सकता है। ठीक है, तो y का वैल्यू 11 आ जाएगा। इस तरह से यदि y का वैल्यू यदि यहाँ पर 11 पुट करेंगे तो x का वैल्यू जो 17 आ जाएगा। ठीक है, तो 17 - 11। ठीक है, बड़ी संख्या 17 - 11, संख्याओं का अंतर 6 है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतना को x + 1 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। यदि हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद शेषफल आ जाएगा। आप काम क्या कीजिए कि यदि ये संख्या इससे पूर्णतः डिविजिबल होता, अगर यह संख्या अगर इससे पूर्णतः डिविजिबल होता तो होता क्या कि x + 1 की वैल्यू जो है, x + 1 की वैल्यू आप इसमें अगर = 0 आ जाता। ठीक है, तो x = -1 यदि पुट करते तो ये जो है सो पूरा x = -1 पुट करने पे ये वैल्यू का जो मान आएगा वहीं आपका शेषफल बचेगा। ठीक है, तो चलिए पुट करके देखते हैं। -1 का क्यूब -1 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस है 10 है और -1 का स्क्वायर 1 होगा सॉरी, +2 है और ये -1 का 1 रहेगा, +3 रहेगा तो ये -1 हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा और ये -2 और ये +3। ठीक है, तो -10 -13 हो जाएगा और +3 हो जाएगा, तो यानी कि -10 इसका सही आंसर होगा, -10 रिमाइंडर बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशील ने 1 वर्ष में 6 लाख रुपया कमाया। पहले महीने के बाद हर महीने उसने पिछले महीने की तुलना में 1500 रुपये अधिक कमाया। ठीक है, तो उसने पहले महीने में कितना कमाया था। तो देखिए कहने का अर्थ यही है कि यदि सुधीर अगर पहला महीना में x कमाता है तो दूसरा महीना में x + 15 से कमाता है। इसी तरह यह 12वीं महीना तक जाते जाते 1500 गुने 11 यानी कि इतना कमाएगा। ठीक है, तो आपको जो है सो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। तो अगर देखा जाए तो फर्स्ट मंथ में यदि उसका कमाए x रुपया है और लास्ट मंथ में कमाए x + 1500 गुने 11 है। ठीक है, तो इसको और निकाल लीजिए। समेसन आपको दिया हुआ है 6 लाख और n/2 × a + l होता है। ठीक है, ये 6 लाख है, n यहाँ पे 12 टर्म है यानी कि 12 महीना में तो ये 6 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म x दिया हुआ है तो x लिख लीजिए और ये है लास्ट टर्म जो है x + 1500 × 11, तो इसको गुना करेंगे तो 0 0 15 का 15 15 16 16 500 हो जाएगा। तो 6 गुने देखिए आपका जो है सॉल्यूशन आपको चलिए बढ़िया से दिखा देते हैं। अच्छा तो यहाँ पर देखिए
कि ये आप ये मेथड 2 जो यूजिंग किए हैं ना, यहाँ पे देखिए आप मेथड 1 भी बनाए हैं, वो पहला तरीका है। मेथड 2 में आप गौर कीजिएगा, यहाँ पर देखिए समेसन का फॉर्मूला लगाए हैं। जब इस तरह से आएगा आपका, तो ये 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 लाख बचेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1 लाख आ गया। जब इसको इससे माइनस करेंगे, 1 लाख माइनस 16,500, तो ये 83,500 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको 83,500 दिख भी रहा होगा। और उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे 41,750। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार है कि पहले का वर्ग और दूसरे तथा तीसरे के गुणनफल का योग जो है 191 है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन कभी भी जो है सो आप सॉल्यूशन से मत बनाइए, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाइए, ठीक है। ऑप्शन से चेक कीजिए। तो अब देखिए 3 क्रमागत संख्या है तो सभी में है, ठीक है, 9, 10, 11। तो ऑप्शन नंबर 1 में पहले देख लेते हैं कि क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है 9, 10, 11, ठीक है। तो पहले का वर्ग तो 9 9 में 81, ठीक है, प्लस दूसरे और तीसरे का गुणनफल तो 11 धन का 110। तो देखिए 191, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। जब ऑप्शन ए करेक्ट हो गया तो अब किसी भी संख्या को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी भी कोई भी संख्या का यदि डिफरेंट है तो समेसन जो है सो सेम नहीं आएगा। इसके लिए जो है सो मेरे कहने का तात्पर्य है कि देखिए हम बता ही दे रहे हैं आपको, आप लोग मेरे ऊपर क्लेम ना करें। ऑप्शन ए चेक किए तो 191 आ गया। अगर इसको करेंगे तो 64 प्लस 90 आएगा। अगर इसको करेंगे तो 121 प्लस 144 आएगा, ठीक है, सॉरी 132 आएगा। 12 एकान 12, 12 एकान 12, 13 और 132 आएगा। तो इस दोनों ऑप्शन में 191 नहीं आ रहा है, सिर्फ इसमें आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास जो है सो 3 बिंदु दिया हुआ है, एक ट्रेंगल है, ठीक है। ये ट्रेंगल है, आपके पास 3 बिंदु दिया हुआ है और ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये a/√3 और ए दिया हुआ है, ये भी आपका निर्देशांक दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए कैसे बनाते हैं। जब इसका सबसे पहले क्या किए कि इसका डिस्टेंस आप अगर इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 2a/√3 आ रहा है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2a/√3 आ रहा है और ये 2a आ रहा है। जब किसी भी त्रिभुज का 2 साइड बराबर होता है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है सो बी सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन जो है बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है सो लाइन से लिया गया है, ये 12वीं का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का भी बनाने का जो है सो आपके पास तरीका होना चाहिए। क्वेश्चन है x sin थीटा प्लस y cos थीटा इक्वल्स टू 2b sin थीटा, और ये दूसरा है। उसके बाद दिया गया है कि मूल बिंदु से डाले गए लंबों की लंबाई क्या होगी जो p और q है, ठीक है। लंबाई p और q दिया हुआ तो p² प्लस q² बराबर क्या होगा बताना है, ठीक है। चलिए चलते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा जो है सो बढ़िया से आपको बता दे रहे हैं। देखिए पहला जो इक्वेशन दिया हुआ था वो कुछ इस तरह से इक्वेशन दिया हुआ था, ठीक है। तो अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जब लाइंस का फार्मूला आप पढ़िएगा तो परपेंडिकुलर जो होता है ना वो निकालने का तरीका होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b²। यहाँ पर जो देखिए कि x1 और y1 जो है सो 0 होगा, क्योंकि ये मूल बिंदु से जो है सो लंब डाला गया है। तो ये x1 और y1 0 है, ठीक है। x1 और y1 को 0 लेंगे, क्योंकि अभी आपको खुद बता दे रहे हैं ये खुद ये 0 हो जाएगा। x और y 0, x1 और y, क्योंकि ये मूल बिंदु से लंब लिया गया है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। और a sin थीटा दिया हुआ और b जो है cos थीटा आपके पास दिया हुआ है, a और b। और यहाँ पे c की बात करें तो ये टर्म जो है c है, ठीक है। तो यहाँ से बात करें तो ये अगर x1 और y1 0 है तो ये पूरा टर्म 0, और ऊपर में बचेगा -2b sin थीटा cos थीटा, और a² sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है, इसलिए यहाँ पे हम नहीं लिखे हैं। अब ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो p² इक्वल्स टू होगा, देखिए अब क्या किया है 2 sin थीटा और cos थीटा को sin 2 थीटा लिख लिए थे, और जब स्क्वायर किए तो b² और sin² 2 थीटा हो गया। ये फार्मूला भी होता है 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा, ठीक है। इसीलिए इसको चेंज कर लिए, sin² 2 थीटा हो गया और ये b²। उसी तरह से यह भी इक्वेशन ली है, यहाँ पर भी x2 और y2 0 दिया हुआ है, क्योंकि मूल बिंदु से लंब डाला गया, और c यहाँ पर -b cos 2 थीटा दिया हुआ है। और ठीक उसी प्रकार
जो है सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका जो है सो हो जाएगा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो उसी तरह से क्यू बराबर माइनस बी कॉस थीटा, तो क्यू स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अब करेंगे जब पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर को जोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर आ जाएगा कॉमन। इसमें से जो है सो बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, जिसका वैल्यू 1 होता है। तो बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर होता है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो देखिए यहीं किए हुए हैं, तो आप बढ़िया सॉल्यूशन को देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार, ठीक है, दिया हुआ है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल आपके पास दिया हुआ है, ये वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है, और एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 18 किलोमीटर प्रति घंटा को यदि मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसका मतलब आदमी का स्पीड जो है 5 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो ये आदमी का स्पीड 5 मीटर पर सेकंड था। चलिए ठीक है, और उसके बाद यदि देखिए तो साइड ऑफ स्क्वायर जो है 245 आ जाए, क्योंकि इसका एरिया यदि 6,25,000 है, सॉरी दिया हुआ है वर्ग मीटर, तो आप क्या कीजिए, इसे 245 का ये स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर किसी वर्ग का चारों दिशा का ट्रेवल कर रहा है तो इसका ये परिमाप ही कर रहा है, तो एरिया का जो है साइड जो है स्क्वायर का 245 है, तो इसका परिमाप जो है 245 × 4 यानी कि 980 हो जाएगा। जब 900 प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में उसको समय लगेगा 980 जो परिमाप है, और जो इसका स्पीड है 5 मीटर यानी कि 196 सेकंड में वो अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाएगा। 196 का मतलब होता है 3 मिनट 16 सेकंड, इसका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन है कि 52 ताशों की एक गड्डी में से 2 ताश जो है सो यदाक्षया यानी रेंडमली जो है निकाले जाते हैं और फेंक दिए जाते हैं। तो 50 ताशों में से एक सरल निकासी में एक इक्का निकालने की प्रायिकता क्या है। तो आपके पास 50 ताश हैं, ठीक है, इतना जान लीजिए। जब आप इसका जो है देखिए संभावना पे ही बनेगा ये क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी जो है प्रायिकता जो होता है वो संभावना का ही खेल है। सबसे पहला कंडीशन यह बनेगा कि आपके पास जो है सो 50 ताश है, ठीक है, और 50 ताश में से जो है आपको इक्का ही निकालना है। तो मान लीजिए कि 2 ताश फेंके थे लेकिन उसमें से एक भी इक्का नहीं निकला होगा, तो 4 इक्का होगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी है 4/50। यदि मान लीजिए कि यदि आप ताश फेंके थे, यदि एक इक्का फेंका गया होगा तो वो 3/50 होगा। हो सकता है कि दोनों ताश जो फेंके हैं वो जो है सो इक्का ही फेंक दिए हैं, तो उसका प्रोबेबिलिटी जो है 2/50 होगा, क्योंकि अब 2 ही इक्का बचेगा। जब 2 फेंक दिए हैं तब 2 ही बचेगा, जब एक था तब 3 बचा हुआ था, जब एक भी समझे कि नहीं फेंका गया तो 4 था। तो 4 3 7 2 9, 9/50 इसका सही आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos A + B और cos A - B का गुणनफल क्या होगा। ये फार्मूला है और कुछ नहीं, आप ये फार्मूला याद किए रहते तो ये क्वेश्चन 1 मिनट में बन जाता। ठीक है, 1 मिनट का 10 सेकंड में बन जाता। लेकिन चलिए आपको इसका सॉल्यूशन बता देते हैं कि सॉल्यूशन क्या है, इसका फार्मूला किस तरह से आया है। ठीक है, तो cos A + B और cos A - B का फार्मूला निकालना है। तो cos A + B इसमें cos C माइनस जो है सो cos A + B का फार्मूला होता है cos A cos B माइनस sin A sin B, और cos A - B का फार्मूला होता है cos A cos B प्लस sin A sin B। जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा cos स्क्वायर A cos स्क्वायर B माइनस sin स्क्वायर A sin स्क्वायर B। अब किए क्या, cos स्क्वायर A को cos स्क्वायर A रहने दीजिए, cos स्क्वायर B को 1 माइनस sin स्क्वायर B कर दिए। अब माइनस sin स्क्वायर A को 1 माइनस cos स्क्वायर A कर दिए, इसको sin स्क्वायर B कर दिए। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर A, इसको मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वायर A sin स्क्वायर B। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और ये माइनस जो है सो sin स्क्वायर B हो जाएगा, और ये होगा माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर A और sin स्क्वायर B। ये और ये जो है सो आपका प्लस वाला और माइनस वाला कट जाएगा। जब ये और ये कट गया तो आपके पास बचा cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर B। इसका सिंपल सा आंसर था ये ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन है कि ये हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है। ये पूछा गया है कि एक मकान की खिड़की से एक झंडे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा उसके आधार पर अवनमन कोण जो है सो 30 डिग्री है। तो यदि मकान से झंडे की क्षैतिज दूरी 6 मीटर है तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप 5 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये ए बी जो है ये फ्लैग है, ठीक है, और ये जो है ये खिड़की है, ठीक है। आप यहाँ पे मान सकते हैं कि ये मकान के साइड पे ये खिड़की है। अब ये जो है ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है और ये जो है ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर तो करना क्या है कि यहाँ पर tan 60 का फार्मूला लगाना है। tan 60 होता है P/B और देखिए कि ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि मकान से जो है सो झंडे की क्षैतिज दूरी जो है ये 6 दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये 6 है तो खिड़की से भी तो 6 ही मीटर होगा ना। तो वहाँ से क्या किए AC/6, तो AC आ गया ये जो 6√3 आ गया। अब इसमें लगाए tan 30, ये BC 2√3 आ गया। यदि इसको और इसको दोनों को जोड़ देंगे तो हमको झंडा का कुल लंबाई मिल जाएगा। तो 2√3 और 6√3 8√3 आपका कन्फर्म आंसर, सही आंसर है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है 480 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसके छोटे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो देखिए हम बता दे रहे हैं कि समचतुर्भुज जिसको रोम्बस बोलते हैं उसका फार्मूला होता है 1/2 × D1 × D2, ये एरिया के बराबर होगा। 1/2 है और मेरे पास एक विकर्ण नहीं है, एक 20 दिया हुआ है और 480 इसका है। जब इसको करेंगे तो ये 10 से कटेगा और इससे ये 10 से कटेंगे तो ये से 0 0 कट गया, यानी कि D1 जो है आपको 48 होगा, ठीक है। इसका सही आंसर जो है सो ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें आप फार्मूला यूज कीजिए 1/2 × D1 × D2 = एरिया, आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक राजमार्ग पर स्थान ए और स्थान बी एक दूसरे से 240 किलोमीटर दूर पर स्थित है। एक ही समय में एक कार ए से और दूसरी बी से चलना शुरू करती है। यदि कारें एक ही दिशा में अलग अलग चालों से चलती है तो वह 8 घंटे में मिलती है। यदि वह अपने पूर्ववर्ती चाल से एक दूसरे की ओर चलती है तो वह 2 घंटे में मिलती है। तो दोनों कारें की चालें क्या होगी। अब 5 ऑप्शन दिया हुआ है, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। ये जो है 2 स्थान है ए और बी, ठीक है। जब कार मान लीजिए कि क्या बोलता है कि एक ही दिशा में, यानी कि ये भी इधर जाएगा और ये भी इधर जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है सो दोनों जो है 8 घंटे बाद मिलता है, यानी कि ये एक कार जो है यहाँ तक जो है अकेले जाएगा, ठीक है, बी तक, और फिर जो है इसको जहाँ पे सी पे जाके मिलेगा तो इसका मतलब ये कार ए को जो है इस कार से जो है सो 30 किलोमीटर जो है सो आप समझिए कि 240 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ेगा 8 घंटे के दरमियान में, यानी कि 30 किलोमीटर इसको पर घंटा अधिक चलना है, ठीक है। तो क्या किए कि x मान ली इसका स्पीड -y = 240/8, x - y = 30। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि जब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो यहाँ पे माइनस क्यों किए। सोचना भी लाजमी है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब समय ज़्यादा लगेगा तो x = y + 30, यानी कि x का स्पीड जो है y से हमेशा 30 रहना चाहिए। और यह इक्वेशन इसको सेटिस्फाई भी किया है कि यह कार जो है, यह कार तो चलना दोनों सेम समय पर किया है, तो इसको 240 किलोमीटर अधिक चलना पड़ेगा। इसीलिए जो है सो दोनों का जो है इस स्पीड, यदि इक्वेशन निकालेंगे, देखिए किस तरह से ये माइनस कैसे आया है। तो x = जो है सो 240/8 + y, यानी कि जो y का स्पीड है 8 घंटे में 30 किलोमीटर अधिक से इसको चलना पड़ेगा। इसलिए जो है ये इक्वेशन आ गया x - y = 30, ठीक है। अब जब चलेंगे नेक्स्ट पे, तो अब देखिए कि अब इसको क्या करना पड़ेगा कि 240/2 - y, इतना इसको जो है सो कम चलना है, 120 किलोमीटर कम चलना पड़ेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है इतना जो है कौन करेगा प्रति किलोमीटर के घंटा से ट्रेवल कौन कर देगा,
ये y भी करेगा। तो x प्लस वाई बराबर 120। जब x माइनस वाई बराबर 30 और ये है तो x बराबर 75 और y बराबर 45। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। यदि समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि कहाँ पर आपको समझ में ना आए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37 है कि आपको जो है सो समांतर माध्य का गणना करना है। तो समांतर माध्य निकालने का जो फार्मूला होता है आइए उसके बारे में जानते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस सारा का सारा क्वेश्चन फार्मूला पर डिपेंड था। ऐसा ही 5-6 क्वेश्चन था, 2 बढ़िया था और सभी क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं पहले इस क्वेश्चन का। तो आपके पास वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता भी दिया हुआ है। तो वर्ग चिन्ह निकालने का जो ये वर्ग चिन्ह जिसको आप बोलते हैं वो वर्ग चिन्ह निकालने का फार्मूला होता है कि इस वर्ग अंतराल को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देना है, वहीं इसका वर्ग चिन्ह होता है। तो 0 + 10 5, 20 + 10 15, 25, 35 और 45। फिर इस सब का गुना करके इसका जो है सो एफ निकाल लेना है। जो एफ निकलेगा ये मतलब फ्रीक्वेंसी और वर्ग चिन्ह का मल्टीप्लिकेशन ही एफ होता है, वो आपको यहाँ पर निकाल लेना है। और समांतर माध्य का फार्मूला होता है कि जो एफ आया हुआ है इस सभी का समेसन, ठीक है, और डिवाइडेड बाय सभी फ्रीक्वेंसी का जो है सो जितना भी बारंबारता है उसका योग, वहीं आपका समांतर माध्य होगा। तो इस सभी का योग 240 आ जाएगा और इसका जो है योग 40, ये आपको जो है सो बारंबारता का योग 40 है। इसको डिवाइड करेंगे तो 26 आएगा। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बारंबारता बंटन के समांतर माध्य और माध्यिका क्रमशः इतना और इतना है तो बहुलक ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला होता है, फार्मूला बैठा लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं फार्मूला। फार्मूला है आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि फार्मूला दिया हुआ है कि मोड इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसको पुट कीजिए, मोड बराबर 24.25। इसका आंसर आ जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन है, इसको बोलता है सरल कीजिए। इसका फार्मूला आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। इसमें 2 तरह से बनाने का तरीका होता है। एक होगा थीटा प्लस 3 थीटा प्लस 5 थीटा बाय 3, 5 3 8 1 9 3 3 थीटा। इसका आंसर हो जाएगा। यदि आपको ये फार्मूला याद नहीं है तो आप जो है इसको सरल तरीका से बना सकते हैं, वो भी बता दे रहे हैं किस तरह से बनाना है। चलिए ये देखते हैं डिटेल्स में क्या इसका होगा। यहाँ पर आपको जो है सो फार्मूला का यूज करना है sin c + d का और cos c + d का। sin c + d का फार्मूला ये होता है और cos c + d का फार्मूला ये होता है। अब करना क्या है कि हम क्या किए हैं कि sin थीटा और sin 5 थीटा को एक साथ ले लिए हैं और sin 3 थीटा को अकेले छोड़ दिए हैं। उसी तरह cos 5 थीटा और थीटा को और cos थीटा को जो है सो छोड़ दिए हैं। जब इसमें ये sin c + d और cos c + d का फार्मूला यूज करेंगे तो कुछ इस तरह से जो है सो आपके पास देखने को मिलेगा। अब sin 3 थीटा इसमें से कॉमन लिए तो 2 cos 2 थीटा + 1 बचा। इसमें cos 3 थीटा कॉमन लिए तो 2 cos 2 थीटा + 1 है और ये कट गया, tan 3 थीटा इसका आंसर हो गया। समझे? तो आशा करते हैं कि यह भी जो है सो आप समझ गए होंगे। इसमें जो है sin c + d का फार्मूला यूज किए हैं। देखिए sin c + d का फार्मूला आप भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये बटे 2 जो है ये पूरा का है, ठीक है। sin c + d/2 है और ये cos c - d/2 है। ये मत समझ लीजिएगा सिर्फ d का है, c + d का दोनों का है जो बट्टा में 2 है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।